हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय एम.एस. यादव। हम लोग आज डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन पढ़ने वाले हैं। डीसी जनरेटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कम्यूटेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कम्यूटेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ी थी, आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो उसी तरह से आर्मेचर रिएक्शन में ही एक आता है कम्यूटेशन। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि यदि लोड बढ़ता है आर्मेचर में तो मेन फील्ड फ्लक्स को इफ़ेक्ट करता था, जिसे हम कह रहे थे आर्मेचर रिएक्शन। उसी तरीके से यहाँ पर एक कम्यूटेशन भी होता है, ये भी आर्मेचर में ही होता है। तो देखेंगे कम्यूटेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो कम्यूटेशन होता है दो तरह का। एक है हमारा स्मूथ कम्यूटेशन, एक है स्मूथ कम्यूटेशन और दूसरा है रफ कम्यूटेशन। तो सबसे पहले तो जान लें कम्यूटेशन क्या चीज़ है। तो कम्यूटेशन है, अगर हम बात करें कि जनरेटर में जब एक कार्बन ब्रश कहाँ लगे होते हैं, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है और इस वाइंडिंग में ये पॉइंट हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, कम्यूटेटर। तो कार्बन ब्रश कहाँ लगाए जाते हैं? कम्यूटेटर में। मान लिया जाए एक ये कार्बन ब्रश लगा हुआ है। कार्बन ब्रश क्या काम करता है? जो इसकी विद्युत वाहक बल है उसको बाहर लेता है। ये अब यहाँ से एक रास्ता है बाहर निकलने का, इस सारी कॉइलों का एक रास्ता बन रहा है बाहर धारा निकलने का। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो धारा होगी इस तरह से ऊपर जाएगी और इस तरह से फिर नीचे आएगी, क्योंकि ये बीच में क्या है? पार्टीशन है। कम्यूटेटर सेगमेंट में बीच में माइका भरा जाता है। ये सब माइका होता है जिससे इधर का विद्युत वाहक इधर नहीं जा सकता है। तो यहाँ से जो सप्लाई है वो इस तरह से नीचे आएगी और इस पॉइंट से फिर ऊपर बढ़ेगी और इसमें फिर नीचे आएगी और इस पॉइंट से इसको निकलने का रास्ता है। तो यहाँ से सप्लाई ये इतनी दिखाई गई है। ये मान लिया जाए अगर दो कार्बन ब्रश है और एक आर्मेचर राउंड बना हुआ है तो आधे भाग का एक तरफ निकलता है और आधे भाग का एक तरफ निकलता है। मान लिया जाए पी और क्यू कार्बन ब्रश हम लगाते थे तो एक आधे भाग की पी से और एक आधे भाग की क्यू से निकलती है। तो अगर हम बात करें ये एक पार्ट है, एक आधा भाग है, एक ये हम कहें कि आर्मेचर था, इसका ये हाफ पार्ट है। तो यहाँ पर जितने भी चालक हैं ये इन सब का इधर निकलेगा और यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहाँ से ऐसे निकलेगा ये। तो अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? एक भाग की। ये मान लिया जाए हाफ भाग है आर्मेचर का और यहाँ पर एक कार्बन ब्रश लगा हुआ है। तो ये वाइंडिंग जितनी भी हैं इन सब का विद्युत वाहक बल ऐसे ऐसे हो गए यहाँ पर यहाँ पे। तो अब इधर वाला ये पॉइंट मान लिया यहाँ से, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये फिर नीचे आएगा, फिर ये यहाँ से नीचे और यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो देखेंगे इसका विद्युत वाहक बल इस तरह से यहाँ से बाहर निकल रहा है। इसका विद्युत वाहक बल यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और बाहर आ जाएगा। यहाँ का विद्युत, ये और भी हो सकती है, यहाँ पे हमने चार ही दिखाई है लेकिन और भी ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से यहीं से बाहर निकलेगा। ये है हमारा ब्रश। अब देख लो इसमें कम्यूटेशन क्या चीज़ है। अभी देखेंगे इसमें जब कम्यूटेशन नहीं हो रहा है तो धारा की दिशा ये है, धारा की दिशा ये है, इसमें धारा की दिशा ये है, इसमें धारा की दिशा ये है। तो कम्यूटेशन होता क्या है कि जब कार्बन ब्रश एक सेगमेंट के अलावा किसी और सेगमेंट को भी स्पर्श करने लगता है, जब ब्रश दो सेगमेंट को टच करने लगता है तो यहाँ पर स्पार्किंग पैदा होती है। जब एक कार्बन ब्रश, एक ब्रश दो सेगमेंट को, ये सेगमेंट्स होते हैं, स्पर्श करने लगता है तो उन सेगमेंट में शॉर्ट सर्किट आ जाता है। जिस सेगमेंट को स्पर्श कर जाता है उस सेगमेंट में शॉर्ट सर्किट आ जाता है। ध्यान से समझेंगे। जैसे हम कहें कि एक कार्बन ब्रश आगे की तरफ या पीछे की तरफ थोड़ा खिसक जाए तो ये इसको भी टच करने लगे, ये यहाँ से खिसक के ऐसे आ जाए और इसको टच करने लगे तो ये क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट। क्यों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? जो सप्लाई यहाँ आ रही थी वो यहीं से सीधे निकल जाएगी, यहीं से सीधे इधर निकल जाएगी। तो देखेंगे इसको, ये कार्बन ब्रश है हमारा एक। तो इसमें क्या बात आती है कम्यूटेशन में कि जब कार्बन ब्रश एक से अधिक सेगमेंट को स्पर्श करने लगता है तो उससे जुड़ी कॉइल, ध्यान से समझेंगे, इससे जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है।
अब शॉर्ट सर्किट से पूर्व, शॉर्ट सर्किट से पहले, शॉर्ट सर्किट के समय और शॉर्ट सर्किट के बाद, तीन अवस्थाएं हैं। ये अवस्था जो सामने दिख रही है ये शॉर्ट सर्किट से पहले की है। तो शॉर्ट सर्किट से पूर्व, शॉर्ट सर्किट के समय और शॉर्ट सर्किट के बाद विद्युत धारा की दिशा में होने वाला परिवर्तन। ध्यान से समझेंगे, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर बात आती है विद्युत धारा की दिशा में होने वाला परिवर्तन, डायरेक्शन में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है। बात समझ लें, अभी हमने कह दिया कि कोई आर्मेचर में आधे चालकों का विद्युत वाहक बाहर यहाँ से निकल रहा है, इस कानबस से निकल रहा है, तो इस समय ये एक ही सेगमेंट को स्पर्श कर रहा है। जो ब्रश है, ब्रश का काम क्या होता है, घूमती हुई वस्तुएं सप्लाई देना या बाहर लेना। तो ये एक ही वस्तु से सप्लाई को, एक ही सेगमेंट से बाहर सप्लाई ले रहा है। तब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि ये शॉर्ट सर्किट से पूर्व है, शॉर्ट सर्किट के समय और शॉर्ट सर्किट के बाद विद्युत धारा की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है। एक बार फिर से समझ लें, जब एक ब्रश एक से अधिक सेगमेंट को स्पर्श करता है तो उस सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। उस सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। उस शॉर्ट सर्किट के पूर्व, शॉर्ट सर्किट के दौरान और शॉर्ट सर्किट के बाद विद्युत धारा की जो दिशा में परिवर्तन होता है उसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे अभी हमारी दिशा ये है जब ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, शॉर्ट सर्किट से पूर्व की कंडीशन। अब हम दूसरी सेकेंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट के समय यानी शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या कंडीशन आती है। तो हमने कह दिया कि ये जो कान बस है वो क्या काम कर रहा है, एक से अधिक सेगमेंट को स्पर्श कर गया। मान लिया जाए ये ऐसे स्पर्श कर गया, इस तरह से। तो अब क्या होगा, यहाँ से सप्लाई आएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगी और यहाँ वाली सप्लाई बाहर निकलेगी। यहाँ से सप्लाई यहाँ आएगी। अब ये यहाँ क्यों जाएगी, क्योंकि इसको तो यहाँ से भी रास्ता है जाने का। ध्यान से समझेंगे, सप्लाई यहाँ क्यों जाएगी, तो इसको तो रास्ता मिल रहा है इससे। ये बैरियर तो यहाँ लगा हुआ था, बैरियर से इधर है। तो ये कंडीशन है शॉर्ट सर्किट के दौरान, शॉर्ट सर्किट के समय। तो शॉर्ट सर्किट के समय, इस समय ये जो सप्लाई यहाँ से आई थी वो यहाँ चली गई और जो यहाँ से आई थी वो भी यहाँ से निकल गई। तो इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस समय इस कॉइल में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि ये कॉइल क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। ये कॉइल हो गई शॉर्ट। तो पहली कंडीशन में यहाँ धारा की दिशा ये थी इस कॉइल में। जब ये शॉर्ट हो गया तो धारा की दिशा है ही नहीं, इसमें धारा ही नहीं बही। धारा यहाँ वाली सीधे यहाँ से निकल गई और यहाँ वाली यहाँ गई, तो इसमें कोई धारा नहीं बहती। अब बात आती है अगली तीसरी कंडीशन की। शॉर्ट सर्किट से पूर्व वाली हो गई, शॉर्ट सर्किट के समय वाली थी ये, शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या हो रहा था। अब शॉर्ट सर्किट के बाद, अब इसका शॉर्ट सर्किट समाप्त हो जाए। वो कब समाप्त हो सकता है, ये जब कान बस पूरा इस सेगमेंट से खसक के इसी सेगमेंट में आ जाए। ये पहले इस सेगमेंट में था, फिर दो को स्पर्श किया, अब पूरा का पूरा खसक के इधर आ गया। इस सेगमेंट से इसको कोई संपर्क नहीं है। तो अब ये कंडीशन हो जाती है शॉर्ट सर्किट के बाद। एक कंडीशन शॉर्ट सर्किट से पूर्व थी, एक थी शॉर्ट सर्किट के समय। ये कंडीशन है शॉर्ट सर्किट के बाद। अब शॉर्ट सर्किट के बाद देखेंगे, यहाँ से सप्लाई चली और यहीं से सीधे बाहर निकलेगी। लेकिन यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी वो यहाँ से बाहर नहीं आ पाती, तो ये कहाँ जाएगी, यहाँ से। तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये इसमें धारा की दिशा बदल जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट के समय धारा की दिशा ये थी, शॉर्ट सर्किट के दौरान कोई धारा नहीं थी, शॉर्ट सर्किट के बाद धारा की दिशा बदल गई। अब क्या होता है, जब ये सेगमेंट इधर से इधर को खिसक रहा होता है तो पहले तो धारा का प्रवाह यहीं से था, तो कुछ तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन यहीं से जंप करने की कोशिश करते हैं, यहीं से जंप करने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कोई रास्ता बना हो जहाँ से हम रोज़ निकलते हों और अचानक वो रास्ता बंद हो जाए, तो पहले कई बार हम वहीं चले जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं से जंप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से जा रहे थे और वो खिसक गया है, तो जंप करने की कोशिश करते हैं। इसके दौरान होती है स्पार्किंग।
समझ गए। तो कम्यूटेशन से क्या उत्पन्न होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कम्यूटेशन से क्या होता है, तो कम्यूटेटर में स्पार्किंग डेवलप होती है। कम्यूटेशन क्या काम करता है, स्पार्किंग। दूसरा क्या है, कम्यूटेशन के दौरान क्या होता है, धारा की कॉइल में धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। तो शॉर्ट सर्किट से पूर्व धारा की दिशा ये थी, शॉर्ट सर्किट के समय कोई धारा नहीं, तो शॉर्ट सर्किट के बाद धारा की दिशा बदल गई है। अब ये हमारा था कम्यूटेशन। एक सेगमेंट जब एक जो कारण बस एक से अधिक सेगमेंट को स्पर्श करता है तो उससे जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट से पूर्व, शॉर्ट सर्किट के समय और शॉर्ट सर्किट के बाद होने वाले धारा की दिशा में परिवर्तन कहलाता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन दो तरह का होता है, एक स्मूथ कम्यूटेशन, ये क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है। यदि ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है तो कहलाता है स्मूथ कम्यूटेशन। यदि ये क्रिया तेजी से होती है, जल्दी होती है, तो उसे कहते हैं रफ कम्यूटेशन। क्लियर है। अगर ये धीरे धीरे होता है, ये इधर से खिसकना बहुत धीरे धीरे होता है तो कहलाता है रफ स्मूथ, और बहुत तेजी से होता है तो कहलाता है रफ कम्यूटेशन। तो हमारा ये था कम्यूटेशन। अब हम बात करेंगे आगे इस कम्यूटेशन से बचा कैसे जाए, इससे क्या निवारण है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया में एक बचाव की बात आती थी जिसे हम कहते थे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो उससे भी पहले एक छोटी सी बात आई थी, कार्बन बर्स को खिसका दिया जाए तो आर्मेचर में रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया में भी कम्यूटेटर में स्पार्किंग होती थी और कम्यूटेशन में भी का स्पार्किंग होती है। तो दोनों में एक ही कारण आता है, क्या, स्पार्किंग। तो स्पार्किंग से क्या लॉस होते हैं, हीट उत्पन्न होती है, लॉसेज होने लगते हैं जनरेटर में। तो उससे बचने के लिए एक बात आती है कि कम्यूटेशन से कैसे बचा जाए, तो बात आती है इंटरपोल लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, इंटरपोल लगा दिया जाए। तो छोटी सी बात यहाँ से ध्यान से समझेंगे। हम लोगों ने आर्मेचर प्रतिक्रिया पढ़ी और कम्यूटेशन, दोनों के कारण फाइनली रिजल्ट क्या मिलते थे, लॉस होते थे जनरेटर में। क्यों होते थे, क्योंकि स्पार्किंग होती थी। आर्मेचर प्रतिक्रिया में भी स्पार्किंग होती थी जब कान बस जो MNA है GNA से खिसक जाती है, और यहाँ पर भी स्पार्किंग होती है। तब बात आती है कि केवल एक चीज़ अगर ऑप्शन में आता है कि आर्मेचर में जो हमारी स्पार्किंग है उसे कैसे समाप्त किया जाए। तो अब हम आर्मेचर प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा के समाप्त करेंगे। कम्यूटेशन की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, इंटरपोल। इंटरपोल तब कन्फ्यूजन क्या रहता है, स्पार्किंग तो दोनों ही जगह थी और यहाँ को केवल स्पार्किंग कहा गया है, तो क्या लगाया जाए। तो ध्यान से समझेंगे, जब हम इंटरपोल लगा देते हैं, जब हम इंटरपोल लगा देते हैं तो फिर हमारी जो कंडीशन रहती है कि उसमें कम्यूटेशन के कारण हो रही हो स्पार्किंग और चाहे आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो रही हो स्पार्किंग, यानी कुल मिला के स्पार्किंग के लिए अगर इंटरपोल लगा दिया जाए तो सारी चीज़ समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और, अगर केवल कहा जाए आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन में केवल कहा जाए तो फिर इंटरपोल ना लगाएंगे, फिर लगाएंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और अगर उसमें कहा जाए केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो फिर कार्बन उसको खिसकाने वाली बात। और जहाँ हम इंटरपोल लगा देंगे वहाँ कंपनसेटिंग वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी फाइनली जैसे कहा जाए कि एक दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है बॉडी में, तो एक हमने दवा ले ली पेन किलर, लेकिन कहा जाए कि बुखार है तो बोले पैरासीटामॉल खा लिया तो उससे बुखार भी सही हो जाएगा और दर्द भी सही हो जाएगा। तो फिर अगर हमने पैरासीटामॉल लिया है तो फिर दर्द के लिए अलग से दवा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसी तरह से जब हम इंटरपोल लगा देंगे तो कंपनसेटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बात उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आगे कि इसे कम कैसे किया जाए, समाप्त कैसे किया जाए। अब हम लोग आगे देखेंगे इसी में इंटरपोल। तो देख लें कि कम्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ा और कम्यूटेशन में ही आगे ये देखेंगे कि कम्यूटेशन जो हो रहा था उससे कैसे बचा जाए। तो इसके बचने के लिए एक बात आती है इंटरपोल मेथड, एक आता है प्रतिरोध तार का प्रयोग करके, रेजिस्टेंस वायर का यूज करके। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या किया जा सकता है, तो हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो इंटरपोल विधि करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए एग्जाम में कि अब प्रतिरोध तार प्रयोग किए जा सकते हैं क्या, तो रेजिस्टेंस वायर होते हैं। जब हम
आर्मेचर वायर को कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ते हैं तो बीच में रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं, जिससे तार में धारा कम बहती है और स्पार्किंग का मान घट जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने से स्पार्किंग करंट कम हो जाती है, स्पार्किंग कम हो जाती है, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं रहता, अच्छा तरीका नहीं रहता है। दूसरा होता है हाई प्रतिरोध वाले, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ऐसे कार्बन बस लगाए जाएं। उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन बसों का प्रयोग करके भी स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा स्पार्किंग कम करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो इंटरपोल मेथड, प्रतिरोध तार के विधि के द्वारा और उच्च प्रतिरोध वाले कान बसों का प्रयोग करके। ये कई बार पूछा गया है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो यूज की जाने वाली विधि है या एक ऑप्शन हमें देना है तो इंटरपोल। तो इंटरपोल क्या होते हैं देखेंगे, हमारे ये मेन फील्ड पोल हैं। तो मेन फील्ड पोल के बीच में स्थापित किए जाते हैं इंटरपोल। इनका साइज छोटा होता है तो आर्मेचर के बीच में गैप भी इनमें ज़्यादा रहता है। देखेंगे इसकी तुलना में यहाँ गैप ज़्यादा है। तो जो मेन फील्ड पोल के बीच में स्थापित किए जाते हैं वो इंटरपोल होते हैं और इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, मेन फील्ड की तुलना में 1/3। अब बात आती है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर गैप सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मेन फील्ड के या इंटरपोल। तो इंटरपोल के बीच में दूरी ज़्यादा है तो गैप ज़्यादा हो तो एयर गैप ज़्यादा होता है, तो इंटरपोल में एयर गैप अधिक रहता है। अब बात आती है इनकी संख्या कितनी होती है, तो जितने मेन फील्ड पोलों की संख्या होगी, अगर मेन फील्ड पोल 2 हैं तो इंटरपोल 2 लगेंगे। यहाँ सामने जो हमने फिगर दिखाया है इसमें 4 मेन फील्ड पोल हैं, NS 4 हैं ये मेन, तो 4 इंटर है, 1 2 3 4। अगर हम कह देते 6 मेन फील्ड पोल होते तो 6 इंटरपोल हो जाते, 8 मेन फील्ड पोल होते तो 8 इंटरपोल हो जाते। कुल मिला के जितने मेन फील्ड पोल होते हैं उतने ही इंटरपोल होते हैं। अब ये इनका कनेक्शन कहाँ किया जाता है, तो ये हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जोड़े जाते हैं। अब कई बार होता है ना कंपाउंड जनरेटर है तो आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग पहले से लगी होगी, तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के सीरीज में लगाए जाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पीछे पूछा गया था कि जिसमें कहा गया था कि इंटरपोल कहाँ लगाए जाते हैं, कहाँ संयोजित किए जाते हैं और कहाँ स्थापित किए जाते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं, स्थापित कहाँ किए जाते हैं और संयोजित कहाँ किए जाते हैं। तो स्थापित किए जाते हैं फील्ड में, स्थापित किए जाते हैं फील्ड में, तो फील्ड के साथ लपेटे जाते हैं। ये यहाँ पे फील्ड, ये फील्ड है, ये मेन फील्ड, ये फील्ड वाइंडिंग, तो ये फील्ड में लगाए जाते हैं, फील्ड में लगाए जाते हैं। ये स्थापना हो गई या स्टेटर में, और आर्मेचर से कनेक्शन किए जाते हैं तो ये आर्मेचर के सीरीज में संयोजित किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं आर्मेचर के सीरीज में। अब बात आती है कि ये काम क्या करते हैं, तो ये काम आर्मेचर के विरोध में करते हैं। क्योंकि ये हो क्या रहा था, स्पार्किंग क्यों हो रही थी, लोड बढ़ने पर, लोड बढ़ता है तो आर्मेचर प्रतिक्रिया आती है, उसी के बाद कम्यूटेशन आता है। तो अगर हम कहें कि जब लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर मेन फील्ड को इफेक्ट करेगा, तो ये क्या करते हैं, फील्ड की सहायता और आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करते हैं। तो ये आर्मेचर के सीरीज में जोड़े जाते हैं। अब इनकी पोलरिटी कैसे रहेगी, भैया ये N है तो ये S है या N हो सका, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये आर्मेचर की घुमाव की दिशा में। तो आर्मेचर यदि ऐसे घूम रहा है, नॉर्मली आर्मेचर को इसी तरह से घुमाते हैं, तो आर्मेचर यदि ऐसे घूम रहा है तो आर्मेचर की घुमाव की दिशा में आगे आने वाले मेन फील्ड की पोलरिटी के समान। तो हम यहाँ से नहीं, कहीं से भी देख लें, यहाँ से देखेंगे इसके आगे आने वाला मेन फील्ड क्या होगा, N है तो S होगा, तो S पोल की पोलरिटी के समान। अगर हम यहाँ पे हैं तो इसके आगे मेन फील्ड के आगे आने वाली पोलरिटी क्या होगी, अगर ये S है तो उसके आगे N आएगा, ये तो इसके समान हो जाएगी। यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो इसके आगे S आएगा, S हो जाएगा। यहाँ खड़े होकर देखेंगे इसके आगे N आएगा तो N हो जाएगा। तो आर्मेचर के घुमाव की दिशा में आगे आने वाले मेन फील्ड की पोलरिटी के समान। एक और छोटी बात है, डीसी मोटर में जब हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो
रहेंगे सारी कंडीशन वही, पोलों की संख्या भी उतनी रहेगी, आर्मेचर के सीरीज में जोड़े जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या रहता है, ये जो आगे आने वाले पोल की पोलरिटी के समान नहीं, पीछे वाले के पोल की पोलरिटी की वहाँ विपरीत हो जाते हैं कनेक्शन इसके। तो ये था हमारा इंटरपोल जो मेन फील्ड पोल की सहायता करता है और आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करता है। आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। हाँ, क्वेश्चन की बात कर रहे थे, वो छूट रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंटरपोल कहाँ संयोजित किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक रटा हुआ क्वेश्चन है आर्मेचर के सीरीज में। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया गया था कि आर्मेचर के सीरीज में। लड़कों ने सबने क्या किया, आर्मेचर के सीरीज में लगाया, आगे बढ़ गए, लेकिन उसके लास्ट में ये ऑप्शन दिया गया था आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के सीरीज में। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के सीरीज में। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आर्मेचर के सीरीज में होता है, सीरीज फील्ड के भी सीरीज में होता है, या दोनों के सीरीज में होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये था हमारा इंटरपोल। एक छोटी सी बात जब हमने पढ़ी थी पीछे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यही काम करती है, लेकिन जब हम इंटरपोल लगा देते हैं तो कंपनसेटिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग मान लिया जाए हमारे पास ये कि आर्मेचर है, आर्मेचर फ्रंट है, और ये हमारे पास अगर ये कंपाउंड होगी तो ये वाइंडिंग होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। इसी के सीरीज में एक और वाइंडिंग लगा दी जाए तो ये कहलाती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। आर्मेचर के सीरीज में या आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के सीरीज में, इसे हम कहते थे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम करती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करती है। जब हमने कहा कि आर्मेचर में स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या लगाते हैं, तो फिर आंसर लगाएंगे इंटरपोल, फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से एक छोटी सी बात और पूछ लेता है कई बार कि स्पार्किंग जो होती है उसे कैसे दूर किया जाता है। तो स्पार्किंग दूर करने के लिए सबसे बेस्ट आंसर आता है इंटरपोल। लेकिन अगर कह दे आर्मेचर प्रतिक्रिया को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के लिए कई ऑप्शन आते हैं। एक तो हमने कहा कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा के, फिर कह देता है वायु गैप, जो एयर गैप है इसकी लंबाई बढ़ा के। ध्यान देंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया को कैसे कम किया जाए, तो पहला आंसर होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है वायु गैप, जो एयर गैप है इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, कम्यूटेटिंग पोल का इस्तेमाल किया जाए, और पोल का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है एरिया उसे कम कर दिया जाए। तो इससे हम जो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव हैं उसके कारण जो स्पार्किंग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा, जिसमें कि हम लोगों ने कम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग पीछे उसमें पढ़ा था, और इसमें हम लोग पढ़े कम्यूटेशन, स्मूथ और रफ कम्यूटेशन और इंटरपोल। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट कर दिया करें। हम लोग आज बेसिक स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन बेसिक हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटी सी बात और बता दें, अब हम लोग जो मंडे से करने वाले हैं उसमें हम बेसिक से बिल्कुल जीरो से, जो इलेक्ट्रीशियन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, बिल्कुल जीरो है, उसको भी पूरी बात समझ में आएगी। तो जो तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो उनको प्लीज़ ज़रूर जोड़ें, जिससे उनको फ़ायदा मिले, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उनको इसका फ़ायदा मिले। तो हम लोग मंडे से पढ़ेंगे। छोटी सी बात, इसमें हम लोग जनरेटर में जिसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी पढ़ेंगे, वो भी हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, और 200+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तुम्हें देंगे इसमें, 200+, और उम्मीद करेंगे कि उससे बाहर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। थैंक यू।